हिसाब से हमें अटैक करते हैं। यानी सबसे पहले तो हम विक्टिम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें हमला करना है किस पे है। ठीक है ना। तो ये लास्ट क्लास वाली बात है, उसका रिकैप दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे बता रहा है कि सबसे पहले स्टेज 1 में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई विक्टिम कौन है। फिर जब विक्टिम मिल जाता है तो फिर हम उसको टारगेट करते हैं। सेकंड में टारगेट करते हैं या तो ईमेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स के जरिए। उसके बाद फिर हम अटैक एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना। और जब हो जाता है तो उसके बाद जो ट्रेसेस होते हैं अपने उसको मिटाते हैं। ये हमने बात की थी। एक्सेस लेवल क्या है, कोई बता सकते हैं नाम से देख के कि भाई एक्सेस लेवल ये हो सकता है। Well, like the amount of access given to the people, like कितनी तो माइक permission. करीब करके बताओ, आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। So do you hear me now? अब आवाज आ रही है? नहीं, आवाज़ अभी भी सही नहीं। एक सेकंड सर। हाँ, अभी अभी तुमने जब 1 सेकंड बोला ना तो अच्छी हो गई आवाज़ हमारी। ओके जस्ट वेट अ सेकंड। अब अब आ नहीं, रही सही आवाज सर? अब बिल्कुल सही आ रही है। यस सर, सो बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सेस लेवल इज लाइक द अमाउंट ऑफ परमिशन given to the user, like different permission given to the user. अभी जैसे मैं जूम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक्सेस लेवल है कि मैं सिक्योरिटी में जाके ऑप्शन आ रहा है इनेबल वेटिंग रूम कर दूं, लॉक कर दूं मीटिंग, शेयर स्क्रीन पार्टिसिपेंट्स के लिए अलाउ नहीं करूं, चैट अलाउ नहीं करूं। एक्सेस लेवल हो गया ना ये, ठीक है। और उसके अलावा आपके घर में एक लैपटॉप है, पीसी है, वहाँ आपने अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें आपके छोटे बहन भाई भी उस लैपटॉप को यूज़ करते हैं। तो आप एडमिन बन गए और आपने एडमिन बन के उनको बस एज अ गेस्ट अकाउंट दे दिया। अब वो जो भी यूज़ करेंगे उनको ये परमिशन नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से कोई गेम्स डाउनलोड कर लें, सेटिंग वगैरह चेंज कर लें। तो ये एक्सेस लेवल होता है। तो हाँ, आपने कुछ ऐड करना है। Sir, that I was going to give the definition, which is access control is the power or the ability of a user to control or to have access to specific parts of the system. For example, in an office environment, there is the boss, the manager, and the employee. The boss can see everything in the system, while the manager can see only certain parts, and the employee can see even more limited parts of the software. वेरी नाइस, वेरी वेल एक्सप्लेन। कि आपने जैसे बताया कि कोई ऑफिस है, किसी ऑफिस के अंदर जो है जो बॉस है उसको तो उसके पास तो सबका एक्सेस है। ठीक है ना। यानी बॉस हर शख्स के पीसी के ऊपर करंटली क्या हो रहा है उसकी डेस्कटॉप स्क्रीन तक देख सकता है। ठीक है। लेकिन जो मैनेजर है, हो सकता है मैनेजर को वो एक्सेस ना हो। एक्सेस की एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूँ कि जैसे स्कूल है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में अब मैं हूँ टीचर, तो मेरे सामने बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आ जाता है, मैं टीचर हूँ, ठीक है। मेरे पास जो एक्सेस लेवल है वो बच्चों की प्रोग्रेस का है कि बच्चों के मार्क्स डालने हैं मुझे। ठीक है। मेरे सामने जो इन्फॉर्मेशन आ सकती है वो सिर्फ स्टूडेंट्स की रिपोर्ट शीट की एंट्री आ सकती है, मैं इतना काम कर सकता हूँ। ठीक है। क्लास टीचर होगा, क्लास टीचर को थोड़ा सा मुख्तलिफ एक्सेस मिल जाएगा। क्लास टीचर बच्चा ऐड कर सकता है, जो भी कर सकता है, यानी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तो लिस्ट आ रही है, मैंने सिर्फ मार्क्स डालने और बस मेरा काम खत्म। अच्छा, इसी तरह लाइब्रेरियन होगा। अब लाइब्रेरियन के पास जो आपका एक्सेस किसी बच्चे का आएगा तो उसका एक्सेस वो आएगा कि भाई उस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे की क्लास क्या है, उस बच्चे ने कौन सी बुक बोरो की है, बुक नेम, उसने किस डेट पर इशू कराई थी और उसे किस डेट पे रिटर्न करनी है। लाइब्रेरियन का एक्सेस बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। ठीक है। इसी तरह फिर जो अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट के सामने ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि बच्चे का ए ग्रेड आया, ए स्टार आया, जो भी आया। अकाउंटेंट के सामने सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, बच्चा कितने अरसे से हमारे पास है, उसकी फीस का रिकॉर्ड क्या है, सारी चीज। लेकिन जो मेन ऑनर होगा, ठीक है, स्कूल का या प्रिंसिपल होगा, उसके पास सब कुछ आएगा। वो रिपोर्ट कार्ड भी देखेगा जो टीचर देख रहा है, वो ये भी देख सकता है कि बच्चे ने लाइब्रेरी से कौन सी बुक ली है, और वो ये भी देख सकता है कि बच्चे की फीस की हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो एक्सेस लेवल ये होता है। नॉर्मली हम लोग जब अकाउंट अपना सोशल मीडिया का अकाउंट रखते हैं उसमें भी तो एक्सेस लेवल होता है ना, कि जब हम शेयर करते हैं तो आता है पब्लिक, प्राइवेट, सेंड टू मी, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सेस लेवल कहलाती हैं। तो यहाँ कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र अकाउंट जो होता है, बच्चों जो समझाया समझ में आया, जो बातें अब तक जो हमने की हैं, जी सर। Yes, sir. ये तो सारी इसका चीज़। मतलब यूजर को सर्टेन राइट्स होते हैं, मतलब वो ज्यादा अपनी नहीं चला सकता। हम्म। तो इसमें हमने ये बात की कि भाई ये जो भी यूजर यूजर जो है ना, यूजर राइट्स को कंट्रोल करता है, और उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस है। बाकी नीचे जो उसने कहानी बताई है वो तो सारी ये बताई है कि किस किस तरह से काम होता है। तो डेटाबेसेस तो होती हैं, डेटाबेस में जो लेवल एक्सेस होता है वो डिपेंड करता है जो आपको वो दिए हो, क्रेडेंशियल्स दिए हो, आईडी पासवर्ड वगैरह दिए हो। तो ये होता ज़रूर है कि कोई भी सिस्टम होगा ना, उसकी एक हायरार्की होगी। हायरार्की का मतलब बॉस, फिर उसके नीचे मैनेजर एंड ऑल दैट थिंग। और फिर उन हायरार्की को डिफाइन करते हैं फिर उनके यूज़र नेम और पासवर्ड। तो किसको कितना एक्सेस देना है वो हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। ये वही बात बता रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। जैसे फेसबुक की बात होती है, नाम वैसे हम नहीं लिखते हैं, कहते हैं उसमें 4 एक्सेस लेवल हैं। ये आपको मेमोराइज करना होगा कि जैसे पब्लिक एक्सेस है, फ्रेंड है, कस्टम है, डाटा ऑनर है। पब्लिक एक्सेस का मतलब है आप जो पोस्ट करते हो वो सबके पास जा रही है। फ्रेंड का मतलब है सिर्फ अपने फ्रेंड्स पे जा रही है, बाकी किसी को नहीं जा रही। कस्टम का मतलब है 2 लोगों को नहीं जानी चाहिए, बाकी सबको जा रही है। डाटा ऑनर का मतलब है समटाइम कभी कभी आप वो कोई भी चीज़ अपने आप से ही शेयर करना चाहते हो जस्ट फॉर रिकॉर्ड, तो आप उसको सेंड टू डाटा ऑनर कर सकते हो, तो वो चीज़ सिर्फ आप ही को नजर आएगी। तो ये आपकी कहलाता है एक्सेस लेवल। तो इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग में जाना पड़ता है रादर देन पासवर्ड्स टू डिसाइड द लेवल ऑफ एक्सेस। तो ये तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग से जाके अपनी जो भी सेटिंग्स आपको रखनी होती हैं एक्सेस लेवल की वो कर सकते हो। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, एंटी मैलवेयर। मैलवेयर वो था जो मैलिशियस कोड होता था इंटेंट टू हार्म योर कंप्यूटर। मैलवेयर की जो हमने बात की तो हमने ये कहा था कि मैलवेयर इज अ कोड, malware is a malicious code, is a malicious code intent to harm computer। तो एंटी मेलवेयर में एंटीवायरस आ गया, इसका काम सिर्फ यही होगा कि वो वायरस को डिटेक्ट करे और डिलीट करे। एंटी स्पाईवेयर जो जासूसी करता था, है ना, कीबोर्ड वगैरह से, तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, रिमूव करेगा स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को जो भी इलीगली आपके कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो एंटी स्पाईवेयर 2 चीज़ों के ऊपर काम करता है, रूल के ऊपर। रूल का मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो चेक करता है कि स्पाईवेयर किन रूल्स पे काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी वो आपकी सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर रहा है, आपकी फाइल में कुछ चेंजेस कर रहा है, या आपका डाटा कहीं और भेज रहा है। तो ये रूल में ये चेक हो जाता है कि क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फिर एंटी स्पाईवेयर उसको रोकता है। फाइल स्ट्रक्चर, इन दिस केस देयर आर सर्टेन फाइल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पोटेंशियल स्पाईवेयर। अगर स्पाईवेयर कुछ होता है तो उसका फाइल स्ट्रक्चर कुछ मुख्तलिफ होता है, यानी वो जो फाइल आपके सिस्टम में आई हुई होती है, वो जो कोड आया हुआ होता है जो आपके डाटा को दूसरे सिस्टम तक भेज रहा होता है, उसका फाइल स्ट्रक्चर कुछ मुख्तलिफ होता है। तो एंटी स्पाईवेयर उस फाइल स्ट्रक्चर को पकड़ के आइडेंटिफाई करता है और फिर उसको डिलीट विलीट कर देता है। जनरल फीचर्स ऑफ एंटी स्पाईवेयर आपकी बुक में ये जो चीजें हैं ना जो बुलेट्स की फॉर्म में ये जरूर आती हैं, 2 3 4 मार्क की जरूर आ जाती हैं। जैसे एंटी स्पाईवेयर है, अब एंटी स्पाईवेयर का काम क्या है, इसका फीचर क्या है, भाई पहले ये डिटेक्ट करेगा और फिर रिमूव करेगा स्पाईवेयर को जो आपके डिवाइस में मौजूद है। साथ साथ ये मजीद प्रिवेंट भी करेगा कि यूजर कोई नया स्पाईवेयर अपने पास डाउनलोड ना करे, ये भी देखेगा, ठीक है। फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा कि ताकि इनकेस अगर फाइल किसी दूसरे के पास जा भी रही है, ठीक है, तो वो उसके किसी काम की नहीं रहे, तो वो डाटा को सिक्योर बना देता है। ब्लॉक एक्सेस टू यूजर वेबकैम एंड माइक्रोफोन, क्योंकि बहुत सारी स्पाइंग जो होती है वो ऐसे भी हो जाती है कि आपके लैपटॉप का कैमरा या आपका माइक्रोफोन वो खुद से ऑन कर लेते हैं और फिर आपकी आवाज़ या आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो स्पाइंग में ये चीज़ भी होती है, ये वाला भी काम जो है उसमें हो जाता है। अच्छा जी,
तो 3 3 4 4 इनफ है। जैसे मैंने बताया कि एक तो डिटेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, मजीद किसी नए को डाउनलोड नहीं होने देगा, फाइल को इनक्रिप्ट करेगा, और ब्लॉक करेगा एक्सेस वेबकैम और माइक्रोफोन का। अच्छा जी, हाँ एक और बात इसमें बता रहा है कि इनक्रिप्शन ऑफ कीबोर्ड स्ट्रोक, जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करोगे उसको भी इनक्रिप्ट करके भेजेगा, कि अगर वो उसके पास पहुंच भी रहा है जो की लॉगर है, तो उसके पास वो उस फॉर्म में नहीं पहुंचेगा जिस फॉर्म में उसको समझ में आ जाए। यानी अगर आपने के लिख के भेजा तो इनक्रिप्ट करके वो किसी और फॉर्म में भेज देगा। एंटी स्पाईवेयर ये काम करता है, ताकि अगर वो उसके पास पहुंच भी जाए तुम्हारे ओरिजिनेटर के पास, हैकर के पास, तो फिर वो तब भी उसका कोई फायदा ना उठा सके। 3 या 4 पॉइंट इसके इनफ है। आते हैं समझ में भाई? एंटी स्पाईवेयर समझ में आता है? जी मिन्नत पूछिए। सर ये आखिरी पॉइंट कह रहा है कि स्कैन्स फॉर साइन दैट द यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन, मगर एंटी स्पाईवेयर कैसे पता कि वो जो फॉर एग्जांपल ओरिजिनेटर है हैकर उसने यूज किया है हमारा कि जो भी डेटा है। तुम्हारे घर से अगर खामोशी से कोई सामान उठा के ले जाना शुरू हो जाए तो तुम्हें नजर तो आएगा ना। तो एंटी स्पाईवेयर भी यही देख रहा होता है, मतलब वो ओके, so it tracks the बैकग्राउंड एक्टिविटी देखता है ना। तुम्हारे घर में अगर कोई मेहमान आया है, खा पी के जा रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन अगर वो आए और छुपा के अपने डब्बे में कुछ डाल के, शॉपर में कुछ डाल के लेके जा रहा है, तो तुम्हें पता तो चलेगा कि यार कुछ हो रहा है। तो जाहिर है अगर जी। तुम्हारे सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन रिले बैक हो रही है तो फिर वो पकड़ेगा ना उसको। ओके, ठीक है, थैंक यू। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और वो अचानक से आपकी फाइल्स को जो है ना कहीं और भेजना शुरू हो गया, इंटरनेट की सर्विस एक्टिव हो गई और आपकी फाइल जाना शुरू हो गई, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे सिक्योरिटी मैनेजमेंट तो प्रोवाइड करता है ना, तो वो दिखेगा तो सही कि आपके आपके सिस्टम से क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, तो फिर वो आपको वार्न करेगा। तो स्किन फॉर अ साइन दैट द यूजर पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज बीन स्टोलन वांट्स द यूजर इफ दिस हैपन। आपके चौकीदार ने देखा कि 3 दिन से आपके घर से कोई सामान जा रहा है, तो आप तो पूछेगा हाँ भाई कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहे? आप बोलोगे मैं कब शिफ्ट हो रहा हूँ भाई? तो कहेगा यार रोजाना आपके घर से एक जो है ना एक बंदा आता है और वो एक शॉवर लेके भर के जा रहा होता है। अब आपको समझ में आएगा हाँ भाई मेरे घर से धीरे धीरे सामान जाना शुरू हो गया है। आती है बात बच्चों समझ में? जी सर। ऑथेंटिकेशन में कहता है कि भाई ऑथेंटिकेशन ये है कि आप बताते हैं कि भाई आप कौन है, ठीक है। रेफर टू द एबिलिटी, ये डेफिनेशन लिख लो। ऑथेंटिकेशन रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ यूजर टू प्रूव हु दे आर। अब हु दे आर का मतलब है कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों प्रूव करेंगे? एक्सेस करने के लिए उनके पास क्या होगा? समथिंग यू नो, आपके पास क्या है? पासवर्ड। समथिंग यू हैव, आपकी आपका मोबाइल फोन। आपको ज़ाहिर है किसके लिए ऑथेंटिकेट करना है? आप अपने मोबाइल फोन पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आप अपनी फिंगर लगाते हो उसके ऊपर, तो वो मोबाइल फोन इज व्हाट यू हैव। समथिंग यू नो इज अ पासवर्ड और पिन, और समथिंग विच इज यूनिक टू यू। अब आपके लिए यूनिक आपके बायोमेट्रिक्स हैं, आपकी आवाज़, आपका रेटिना, आपका फिंगरप्रिंट, ये सब चीज़ें आपकी यूनिक है। तो ऑथेंटिकेशन की डेफिनेशन है इज द एबिलिटी टू प्रूव हु दे आर। ऑथेंटिकेशन कितने रस्तों से होती है? ऑथेंटिकेशन पासवर्ड यूजर नेम के जरिए भी होती है। ऑथेंटिकेट योर सेल्फ, आपका गूगल पे जीमेल पे अकाउंट है तो आप एक पासवर्ड डालोगे और एक यूजर नेम डालोगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा, इसका मतलब आप उसका पार्ट हो, आप उस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको पासवर्ड और यूजर नेम कहाँ डालने की जरूरत पड़ती है बताओ? कहाँ कहाँ डालते हो? द यूज ऑफ किसमें? ईमेल। लॉगिन, अकाउंट लॉगिन। ईमेल पे डालते हो, सवाल पूछ सकता है, ईमेल पे डालते हो, और कहाँ डालते हो? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, कर रहे होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, एक्सेस सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड आईडी और यूजर नेम डालना पड़ता है। ये आपका ऑथेंटिकेशन हो गई। तो कहता है कि समटाइम आपको पासवर्ड को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कैसे? एंटी स्पाईवेयर चलाओ ये मेक श्योर करने के लिए कि पासवर्ड किसी को वापस भेजा नहीं जा रहा है। इस तरह से भी हो सकता है। आपको अपना पासवर्ड रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना है, और पासवर्ड इजी नहीं होना चाहिए। ये किसी तरह घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पासवर्ड भी है, यानी वो सवाल पूछ ले कि क्या पासवर्ड डालने से भी आपका डाटा सिक्योर होता है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपका डाटा स्पाई होके भी किसी और के पास जा सकता है। तो वो जो पासवर्ड है, उस पासवर्ड को सिक्योर करने का तरीका ये कि एंटी स्पाईवेयर चलाओ,
आप पासवर्ड को रेगुलर बेसिस पे चेंज करो, और पासवर्ड इतना आसान ना रखो कि वो इजी टू क्रैक हो। ये सवाल जरूर पूछेगा कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है। क्या किसी पासवर्ड में अगर एक कैपिटल लेटर है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? No, sir. नहीं। अगर No. उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? No. नो, बिल्कुल। क्या उसके अंदर अगर एक स्पेशल कैरेक्टर है, क्या वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? Yes, sir. नहीं। एक की बात कर रहा हूं मैं, No. देखो ये तीनों कंडीशन जहां होंगी तब ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग, होना चाहिए। मतलब जिसमें तीनों खूबियां हो, कि भाई एक कैपिटल भी हो, देखो यहाँ एस कैपिटल मिल रहा है, ठीक है, एक स्मॉल एक न्यूमेरिक वैल्यू हो 1 मिल रहा है, एक स्पेशल कैरेक्टर हो M% मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा वो होगा जिसमें सारी चीजें होंगी, स्मॉल भी हो, कैपिटल भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बच्चों समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? Yes. आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज, बाकी तो इसने कहानियां बयान की हैं, इसमें इसकी ज़रूरत तो खैर नहीं है। ऊपर वाली चीज़ है कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ इसने एक्टिविटी 5.4 में सवाल पूछा है कि इसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जल्दी जल्दी बताओ। पहला वाला, No. दूसरा, नो। No. तीसरा, काइंड Yes. ऑफ। कैसे? यस। नो। क्योंकि तीसरे में कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है। तीसरे में है ना, सी आ गया, ये ई आ गया, ये है, और ये वाला भी यस। है ना, Yes. ये वाला नहीं है। नहीं। No. ठीक है, ये हो गया। बायोमेट्रिक पे सवाल जरूर पूछा जा सकता है। बायोमेट्रिक इज व्हाट विच इज समथिंग यूनिक टू यू। अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से बनाया है कि हमारे फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारे रेटिना स्कैन्स तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। फेस रिकॉग्निशन है और वॉइस रिकॉग्निशन है, 4 ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बायोमेट्रिक्स में आती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है, यहाँ पे तो अब इसमें जो आ सकता है ना, मतलब बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। बताओ कहाँ होता है भाई, बायोमेट्रिक कहाँ लगाते हैं हम लोग? Sir, Uh, airport, हम्म, mobile phone. मोबाइल फोन्स पे सिक्योरिटी डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के लिए लगाते हैं। पर ATMs. हम्म, Sir, in offices, in ऑफिस, certain offices, they use it to identify the people. स्कूल में आप कर सकते हो, जो अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये ऑफिस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। एयरपोर्ट के ऊपर आप हाँ, एयरपोर्ट अच्छी एग्जाम्पल दी मुझे ना, वेरी गुड। एयरपोर्ट के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें एक टेबल है, और वो टेबल कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ ऑल द बायोमेट्रिक्स देख लेते हैं, पर कोई अगर नई चीज़ नहीं है तो नीचे इसमें आ जाते हैं। तो फिंगरप्रिंट के अंदर ये है कि वो कह रहा है कि जो इसकी एक्यूरेसी है ना, वो तकरीबन 1 in 5000 है एक्यूरेसी स्कैन की, ठीक है, फिंगरप्रिंट की। और हाँ, लेकिन इसके अंदर मसले ये आ जाते हैं कि कुछ फ़ायदे कुछ नुकसानात भी हैं इसके। जैसे यूनिक तो होती है, ठीक है, तो ये आपकी सिक्योरिटी तो हो जाती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अगर मौसम की खराबी की वजह से आपके हाथ मतलब स्किन चेंज हो रही होती है, या कोई कट शट लग जाए, तो फिर ये वहाँ पे मसला भी करते हैं। ये भी इशू है। और बाकी हम देखें, ये कि फिंगरप्रिंट हमेशा आपके पास ही होती है, हाथ तो आप लेके चल ही रहे हो, तो ये इसका फायदा है कि वो आपके पास हमेशा रहती है। फिंगरप्रिंट के ड्रॉबैक्स, एडवांटेज ड्रॉबैक्स तो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो कहते हैं इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड सेटअप। आपको ज़ाहिर है उसके लिए एक डिवाइस खरीदनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अगर आपकी फिंगरप्रिंट, अगर आपकी फिंगर जो है वो डैमेज है, इंजरी हो गई, तो फिर उसका स्कैन होना मुश्किल है, फिर आपको हो सकता है एक्सेस ना मिले। कोई चीज़ आपने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर आपने यही लगाया हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैन, और वही वाली उंगली आपकी जख्मी हो गई, ठीक है, तो फिर आपके लिए वो इशू हो जाए। हाँ, एक और बात जो है, ये लास्ट वाला पॉइंट कोई समझाएगा, ये वाला पॉइंट?
Sir, is it like क्या कहते हैं people might think that they are because they are stealing the identity? एक एग्जाम्पल दो मुझे, उसकी एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल क्या Sir, होगा? basically, like if you basically see in airports, they take our fingerprints. So they are basically having our biometrics stored in their files. So they can have access to anywhere if they use our fingerprints in any form भाई because तुम, those fingerprints are legitimate. हाँ आप सो रहे हो और मैं आपका हाथ पकड़ के आपके मोबाइल को जो है आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये तो फिर Yes, लिबर्टी, sir. तो ये भी हो जाता है फिर या बेहोश करके जो होता है, क्या करके? बेहोश करके या फिर मार हाँ के। मतलब वो तो फिर आपकी सिविल लिबर्टी खत्म हो गई ना, मतलब है तो सही, लेकिन उसका नुकसान ये है कि मुझे आपकी डिवाइस, मुझे आपकी एक सर्टेन डिवाइस यूज कर रहे हो और मुझे उस पर एक्सेस चाहिए। मैं आपको चाय वाय पिलाता हूँ, कब आपके हाथ में देता हूँ, गिलास दे देता हूँ, दो चार चीजें दे देता हूँ, तो उससे क्या होगा, उसके उसको जब आप होल्ड करोगे तो आपके फिंगरप्रिंट उन उन चीज़ों पे आ जाएंगे जो मैंने आपको दी है। तो मैं उन चीज़ों से कॉपी डाउन करके आपके फिंगरप्रिंट स्कैन से एक डमी बना के उसको यूज़ कर सकता हूँ। फिंगरप्रिंट तो कॉपी कर सकता है ना आदमी, आपने देखा होगा फिल्म्स के अंदर ऐसा होता है कि जो है ना वो अगर कुछ उनको फिंगरप्रिंट चाहिए होते हैं किसी के, तो वो कुछ So वो उसको, basically आप क्या कहते हैं एक प्लेन पेपर शीट जो फिंगरप्रिंट जिससे कैप्चर जाते हैं like हाँ you can say जैसे प्रोटेक्टर्स के अंदर if you can get your fingerprint stamped on it है ना। तो इसमें अगर देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मतलब इसको ये कह सकते हो कि ये सिक्योर तो है लेकिन इतना नहीं है, ये हमें नुकसान भी दे सकता है। उसकी मैंने सबसे आसान एग्जांपल यही बताई थी कि भाई आप सो रहे हैं और आपके मोबाइल, आपको पता ही नहीं मैंने आपकी उंगली पकड़ी और उसको मैंने आपके मोबाइल से स्कैन कर दिया, तो वो तो फिर आपके लिए सिक्योर नहीं रहा ना, तो ये डिसएडवांटेज तो है ना। तो कहते हैं सम पीपल में रिगार्ड बायोमेट्रिक डिवाइस एज इनफ्रिंजमेंट ऑफ सिविल लिबर्टी, तो वो तो कहते हैं कि भाई ये कौन सी सिक्योरिटी है जिसके अंदर ब्रीच भी आसानी से हो जाता है। कोई और ऐड करना चाहेगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। रेटिना कंसिडर्ड एज, हाँ जी मिनत आप बताइए। जी सर, वो मैंने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज का बताना था। इट्स बेसिकली लाइक अ वायलेशन ऑफ योर फ्रीडम, बिकॉज आपके पास कुछ है और आप उससे कर सकते, यू हैव द फ्रीडम टू एक्सेस ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, मेनली एवरीथिंग रिलाइज ऑन फिंगरप्रिंट। तो अगर उसको कुछ हो जाता है, कोई ले लेता है, सो टेक्निकली योर इट्स वायलेटिंग योर फ्रीडम, बिकॉज वो आपके एक्सेस से बाहर हो जाता है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ये भी सही एग्जाम्पल दिया आपने। तो अब हम आते हैं टू द रेटिना के ऊपर। रेटिना के अंदर इंफ्रारेड लाइट निकलती है और वो आपके ब्लड वेसल्स को स्कैन करती है, ठीक है। तो ये है तो ज़रा अनप्लीजेंट टेक्निक, क्योंकि आपको तकरीबन 10-15 सेकंड तक उसके आगे बैठना है, सर ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। तो ये सब तो आपने करना ही है, लेकिन ये एक्यूरेसी इसकी इतनी अच्छी है, 1 in 10 million। तो ये लोग ज़्यादा जहाँ जिनको लगता है कि यार सिक्योरिटी और स्ट्रांग होनी चाहिए तो यूज़ करते हैं। तो रेटिना स्कैन के लिए बता रहे नहीं, ये आंखें हैं आपकी, आंखों की ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल्स इतनी यूनिक होती हैं कि इसको कॉपी करना, कैप्चर करना मुश्किल सी बात है। मेरी बताओ। तो वैसे मैं एक चीज ऐड कर रहा था कि इसकी जो एग्जांपल है, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जो बाइनेंस का जो ऐप है उसके अंदर ही होता है। बाइनेंस में जी, क्या हो रहा है? बाइनेंस के अंदर रेटिना स्कैन होता है। रेटिना स्कैन हो रहा है? ये मैंने ही करा था एक दफा, उससे हुआ था। अच्छा, तो हम्म। हाँ रखा होगा ना, मोस्टली, इसमें रखा होगा कि कोई अगर मोस्टली तुम्हारे पास ऊपर करो, कर ले। आँख जाओ, ऐसे करके था ऊपर। तो ये तो फिर हो सकता है ना, मतलब जाहिर है ये चीज़ें तो रखनी पड़ेंगी ना उनको, वरना आपका अकाउंट अचानक किसी के हाथ में लग गया तो फिर तो वो एक्सेस करके फिर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने थोड़े रट्टे मारने हैं यहाँ पे, जैसे फिंगरप्रिंट है, फायदा ये है कि भाई डेवलप बायोमेट्रिक टेक्निक है, इजी टू यूज होती है, स्मॉल स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, ये फायदा है। नुकसान ये है, फॉर सम पीपल इट इज़ वेरी इंट्रूसिव सिंस इट इज स्टिल रिलेटेड टू क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ये भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे, हाँ अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट ये है कि कोई आपको फंसाना चाहे और आपके फिंगरप्रिंट स्कैन लेके कहीं पर जाकर कुछ जो है ना वो कोई भी एक्टिविटी कर दे, और जब वहां जाके फिंगरप्रिंट स्कैन हो तो पता चले वो आपके थे, हालांकि आप वहां नहीं थे। तो ये वो वाला पॉइंट है जो बताता है कि भाई ये बड़ा खतरनाक काम हो सकता है, इट इज़ वेरी इंट्रूसिव, इट इज़ रिलेटेड टू क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, कि आपके फिंगरप्रिंट स्कैन अगर कहीं और इस्तेमाल हो गए तो वो आप फंस सकते हैं। और दूसरा नुकसान, इट कैन मेक मिस्टेक इफ द स्किन इज डर्टी और डैमेज, अगर ऐसा हो गया, कटवट लग गए तो फिर आपको एक्सेस मिलना मुश्किल
हो जाएगा। रेटिना स्कैन की एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होती है और इसको रेप्लिकेट करने का अब तक कोई जरिया नहीं है। बाकी ये भी वही कहता है कि इंट्रूसिव होती है और रिलेटिवली स्लो मेथड है स्कैनिंग का, जैसे भी आपने देखा 10 से 15 सेकंड लगते हैं। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल है क्योंकि रेटिना जो मशीन्स हैं वो महंगी आती हैं, फिंगरप्रिंट सस्ती हैं, रेटिना मशीन्स महंगी आती हैं। फेस रिकॉग्निशन है, नॉन इंट्रूसिव मेथड है, यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है। अब आपका चेहरा तो कोई निकाल के दूसरी जगह लेके जाइए, थोड़ी सी मुश्किल बात। वो एक रेयर केस है कि कोई आपकी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करे, बट वो भी रियल लाइफ सिनेरियो में नहीं होता। जैसे फिंगरप्रिंट तो हो सकता है कोई आपकी छोड़ जाए दूसरी जगह, जैसे कोई दोस्त है आपका, उसने आपके हाथ में कोई पिस्टल दे दी, कोई और खतरनाक सी चीज़ दे दी, उसकी फिंगरप्रिंट आपके हाथ में, मतलब आपकी फिंगरप्रिंट उस डिवाइस पे चली गई और उसने आपको फंसाने के लिए वो डिवाइस किसी जगह पर रख दी जहां से आप पकड़े गए, बट आपके चेहरे के साथ तो नहीं करेगा ना वो ऐसा। ठीक है, तो नॉन इंट्रूसिव मेथड है, इनएक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और इट कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन लाइटनिंग। ऐसा होता है अक्सर, हम लोग भी जब अपनी फिंगर वो फेस रिकॉग्निशन करते हैं अमूमन स्कूल्स में जाके, तो अगर वहाँ लाइट नहीं होती तो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब फिर हमें आगे पीछे अपने फेस को करना होता है, फिर वो प्रॉपर लाइट पड़ती है तो फिर फेस स्कैन होता है। अगर आपने बाल कटवा लिए, आपने स्कैनिंग की थी बड़े बालों के साथ, बाल आपके छोटे हो गए, तो आपको थोड़ा सा स्कैन करने में मसला करेगा। और इफ द पर्सन इज वेयरिंग ग्लासेस, ठीक है, आपने ग्लासेस पहने हुए हैं और बाद में आपने लेजर के जरिए जो है ना अपने ग्लासेस रिमूव करा लिए, तो अब आपको वो ना करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, नॉन इंट्रूसिव वाली जो बात हो रही है ना, देखो इंट्रूसिव का मतलब ये होता है, इंट्रूसिव जो केस होता है वो किसी चीज़ को कहते हैं कि यार अजनबी सी या कोई ऐसी चीज़ जो मोस्ट कॉमन ना हो, इंट्रूसिव हम उस टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फेस रिकॉग्निशन है ये नॉन इंट्रूसिव इसलिए है कि इसके अंदर चांसेस ऑफ जो ये कह सकते हो चीटिंग वगैरह, ये थोड़े कम होते हैं, इसलिए ये नॉन इंट्रूसिव होती है। वॉइस रिकॉग्निशन है अमूमन, अब खैर एआई नहीं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब ये जो हम बातें कर रहे हैं निगेट कर दिया है, क्योंकि एआई के ज़रिए जो है वो हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी बना सकते हैं। और इवन वॉइस रिकॉग्निशन तो अब आप सबने ही देखा होगा कि अब क्या हो रहा है कि जो पहले सिंगर्स थे वो गाते थे, उस पर उनको पैसे मिलते थे। अब आप कोई भी गाना उठा के किसी भी सिंगर की आवाज़ में उसको पूरा पूरा रिकॉर्ड कर सकते हो एआई के जरिए। तो खैर आपने तो पेपर में ही लिखना है, पेपर में आपने जो रटा रटाया वो लिखोगे, उसी के मार्क्स मिलने। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि ये भी नॉन इंट्रूसिव मेथड होता है। वेरिफिकेशन टेक्स लेस देन 5 सेकेंड। जैसे इसके ऊपर मैंने एक ऐड देखा था वॉइस रिकॉग्निशन पे, वो पूरा स्मार्ट होम चला रहा था वो। तो स्मार्ट होम चलाते चलाते फिर उसको ज़रूरत पड़ गई डेंटल ओपीडी की, दांत में तकलीफ थी, तो डेंटल ओपीडी करा ली उसने, शायद आप लोगों की नज़र से गुजरा हो, इंटरेस्टिंग साइट था वो। तो जब उसने वो नहीं, करा कुछ ली तो खुलता ही पहले, नहीं था उससे घर के अंदर। हाँ घर के अंदर उसके ऊपर कुछ कुछ खुलता ही नहीं था। हाँ, कुछ तो भी वो सही से बोल ही नहीं पाता था, तो वो रिकग्नाइज ही नहीं उसमें कर स्मार्ट पाता था। डिवाइस वो ऐड यही था कि जो लोग जो कॉमन लाइफ, नॉर्मल लाइफ, सिंपल लाइफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं यार, उसकी नीबर को भी पैरेलल दिखा रहे होते हैं कि वो नॉर्मल घर में रह रही होती है, ये स्मार्ट होम में रह रहा होता है। तो ये स्मार्ट होम में ये सारी चीज़ें अपनी आवाज़ से सब जो है ना उसको कर रहा होता है। बट ये होता है कि जब वो दांत निकलवा के आता है अपना करवा के अपनी सर्जरी, तो जब वो घर में दाखिल होने के लिए वॉइस कमांड देता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो आवाज़ ही नहीं होती, वो तेज़ बारिश या बर्फबारी जो भी हो रही होती है वो हो रही होती है, और वो बाहर खड़ा हुआ परेशान हो रहा होता है। तो ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे ये मसले आ जाए। बाकी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ज़्यादा महंगी नहीं होती। अ पर्सन वॉइस कैन बी इजीली रिकॉर्डेड एंड यूज फॉर अनऑथराइज एक्सेस। इसकी भी मैंने एक वीडियो देखी थी कि किसी एक मूवी में उन्होंने किसी मिसाइल को ट्रिगर करने के लिए पासवर्ड रखा हुआ था, ऑन ऑफ करने के लिए। तो वो पासवर्ड जो विलन था उसी की आवाज़ से खुलता था, बंद होता था। तो उनको जो टीम अगेंस्ट काम कर रही थी, जो टीम उसके पीछे लगी हुई थी, उस मिसाइल को ऑफ करना था उनको, तो वो उस विलन से जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं कि वो अपने जवाब में वो जो उसने पासवर्ड रखा था उसके अल्फाज बोले। तो फिर उसके अल्फाज यानी उसने उस तरह के सवाल, मिशन इम्पॉसिबल थी, पता नहीं मैंने कोई दूसरी फिल्म ही देखी थी, वो डॉन 2 में था, पता नहीं, खैर बस मैंने एक देखी है ऐसी वीडियो, मुझे याद नहीं कि वो किस रेफरेंस है। तो उसमें यही होता है कि आप मतलब वॉइस पासवर्ड डाला हुआ है आपने, और अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाते हुए ज़ाहिर 1000 ऑफ वर्ड्स यूज़ करता हूँ। अब अगर कोई मेरा पासवर्ड है जैसे दिल दिल पाकिस्तान, लेट सपोज मेरा पासवर्ड है, तो अब मैं अपनी बात में कुछ कह गया कि फॉर एग्जांपल किसी बात में पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, वो आपने कट कर लिया,
दिल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, वो आपने कट कर लिया, उसको आपने सीधा सीधा डालना है सॉफ्टवेयर में, और वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, और उस रिकॉर्डिंग को फिर सर आप करना है और वो काम कर जाएगा। also like with AI आप क्या करना है, हल्की सी वॉइस रिकॉर्ड करना है, then you can like do anything with that voice। ऐसे ही उसके तो बाद है, तो जैसे आप भी अब जितना भी होता है, जो लोग एक, अब लोगों के लिए एक आसानी ये भी हो गई है कि जो लोग यानी जो लोग पहले ब्लैकमेल होते थे किसी भी चीज से, तो अब वो अगर वो काम कर भी रहे हैं तो वो उसको सीधा एआई पे डाल देंगे, यार ये तो हम नहीं थे, ये तो एआई बेस अब काम हो रहा है। और ये एक बड़ा मसला है, एआई का यही एक बड़ा मसला है कि पहले जैसे कुछ किसी ने कोई जुर्म किया, ठीक है, तो वो आवाज से या किसी चीज से उसको आप, जैसे किसी को कोई धमकी दे रहा है, कुछ कर रहा है, यानी कॉल रिकॉर्डिंग एज एन एविडेंस के तौर पे आप लेट सपोज कह रहे हो यूज करते हैं। अब क्या हो गया, अब एआई की वजह से अब तो आप किसी की भी आवाज, मेरी आवाज तक भी आप आराम से रिकॉर्ड करके या कॉपी डाउन करके आप जो कंटेंट मेरी आवाज में बोलना चाहो आप बुलवा सकते हो। तो ये एक बड़ा मसला आ गया है, ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। एक्यूरेसी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती। और वो कह रहा है कि अगर आप बीमार हैं, आप खांसी वासी है, आवाज आपकी चेंज हो गई है, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल करेगा। यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स की बातें, हाँ ये तो बहुत होता रहता है, ठीक है ना। तो यही तो बात थी, मैंने पहले भी कहा है और मैं अपने लेक्चर्स में कहता रहता हूँ कि एआई का जो एक इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है, कुछ लोगों को तो कहते हैं कि जी बहुत अच्छा है, बहुत कुछ हो गया, वट एवर, बट ऐसा है नहीं। मैंने एक मूवी देखी थी, क्या नाम था उसका, नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, सरोगेट्स के नाम से थी, आई गेट, वो 2012 की थी, 11-12 की मूवी थी। उसमें उन्होंने एक मैकेनिज्म यूज किया था कि एक गैजेट डिवाइस बनी हुई थी, उस डिवाइस में आप बैठ जाए, और आप बैठ गए और आपने वो गैजेट्स लगा लिए, तो आपका क्लोन बाहर ऑपरेट कर रहा है, यानी आप अंदर घर में बैठे हुए और आपका क्लोन बाहर काम कर रहा है, बिल्कुल जैसे, यानी जैसे आप दिखते हैं, यानी आपकी डुप्लीकेट कॉपी बाहर मूव कर रही है और आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो दिखाया था उसमें कि कोई स्टेट है और उस स्टेट के अगेंस्ट भी दूसरे लोग हैं जो उससे लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हम अपने सोल्जर्स वगैरह को बैटल फील्ड में नहीं भेजेंगे, हमारे सोल्जर्स के क्लोन जो हैं वो बैटल फील्ड में रहेंगे और सोल्जर्स अंदर रहेंगे, इन फील्ड रहेंगे। तो हम जो है वो बस, यानी इससे हमारी जो जानी नुकसान होगा वो कम होगा, क्योंकि वहां पे जो क्लोन लड़ रहे होंगे, उसमें बस ये था कि अगर आप कोई इंजर्ड हो जाते हो, कोई चोट लग जाती है, तो आप इंजर्ड होती फौरन उस गैजेट को आपको उतारना होगा। अगर आप वो गैजेट नहीं उतारते और आपको गोली लग गई है और आपने वो गैजेट पहना हुआ है, तो आप जो इन फील्ड अंदर मौजूद हैं आप वहीं पर इंतकाल कर देंगे। उस तरह से उन्होंने कोई फिल्म बनाई हुई थी। अगर आपको गोली लगी तो आपने फटाफट गैजेट को रिमूव करना है, तो मतलब वरना उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो अगर आपने रिमूव कर दिया तो आप बच जाओगे, और अगर आप पहने रह गए तो फिर आपको, अगर वहां से किसी ने गोली मारी तो आप यहाँ बैठे बैठे घर में मर जाओ, इस तरह का कुछ था। वो टेक्नोलॉजी हाथ लग गई अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी थी, जो उनके राइवल्स थे, उनके भी हाथ में लग गई। तो इन दी एंड यानी इस टेक्नोलॉजी को उनको खत्म करना पड़ा। मूवी में यही दिखाया कि इसका, यानी शुरू में तो बड़ा खुश हुए कि भाई ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है कि हम बड़ा इससे फायदा उठा सकते हैं, ऑल दैट थिंग। लेकिन बाद में वो टेक्नोलॉजी बहुत खराब होती चली गई। तो उससे इन दी एंड ये दिखाया, जब फिल्म के लास्ट में वो चीज़ जो खत्म हुई है ना, वो ये हुआ है कि उन्होंने कहा अब इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दो, यानी ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है सरोगेट्स का, इसको पूरा खत्म कर दो। तो जब इन्होंने लास्ट में ये दिखाया कि उस प्रोग्राम को जो बनाया हुआ था, उस प्रोग्राम को खत्म किया है, तो वो दिखाया उन्होंने, एक पूरा व्यू, एरियल व्यू दिखाया उस सिटी का, कि उसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो जब वो लास्ट सीन दिखाया तो उसमें ऐसे ही हुआ कि जब एरियल व्यू में उस प्रोग्राम को उन्होंने खत्म किया है, तो जितने सारे लोग स्ट्रीट्स के ऊपर चल रहे थे वो सब अचानक से गिर गए। यानी उसमें उन्होंने लास्ट ये चीज दिखाई कि वो टेक्नोलॉजी पूरी उस शहर में, उस जगह पे पूरी फैल चुकी थी। तो ये उन्होंने टेक्नोलॉजी का लॉस दिखाया है यहाँ पे। तो ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी एक एक्सटेंड तक हमारे लिए अच्छी होती है, बट जब उसका एक्सेसिव यूज हम करते हैं तो वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, आवाज पहुंच रही है मेरी, समझ में आ रही है अब तक जितनी बातें हमने की हैं? यस सर। Yes, sir. तो ये रेयर है, शायद पूछ भी ले कि किसी सिक्योरिटी सिस्टम की लेबलिंग की डायग्राम पूछ सकता है। तो नॉर्मली ये तो रेटिना स्कैन है, आप स्कैन करते हो तो एडीसी लगा हुआ है, जो आपकी जो भी रेटिना स्कैन की वैल्यू है उसको लेके माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा और डाटाबेस में जाएगा, और जहाँ से मैच करेगा तो आपका वो डीएसी से होके डोर ओपन कर देगा। ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ये पूछा जा सकता है, मुझे लगता है ये एक पूरा 5 नंबर का सवाल है कि आप जो है वो सामने खड़े हो गए, रेटिना स्कैन हुआ, जो स्कैन डाटा था वो एडीसी करके माइक्रो प्रोसेसर पे गया, क्योंकि आपकी आँख रेटिना पहले से स्कैन हुई हुई थी, तो माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा रेटिना स्कैन की जो ऑलरेडी आपकी वैल्यू है डेटाबेस से।
अगर दोनों सेट ऑफ डाटा मैच कर गए तो फिर सिग्नल दिया जाएगा रेड से ग्रीन हो जाए लाइट, और सिक्योरिटी डोर जो है वो ओपन हो जाए। वो डोर जो है वो कंट्रोल होगा डीएसी से, और जो एक्चुएटर की मदद से ऑपरेट हो रहा हो। तो ये 5 मार्क का सवाल जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गई इसकी। दिस कुड बी आस्क्ड एज एम्बेडेड। ये एम्बेडेड में भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में भी हो सकता है। जो सेंसर वाला सवाल आता है ना, ये ज्यादा बेस्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी आगे आते हैं। ये बड़ा कॉमन सा है, आप सबको पता है कि नॉर्मली अब हम जब जीमेल ने भी हमारी सिक्योरिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है 2 स्टेप वेरिफिकेशन से, कि मैं अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा ना तब भी मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद मेरे पास मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा। वो कोड जब मैं अपनी डिवाइस में डालूंगा तो मुझे एक्सेस मिलेगा। अभी ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं और किसी दूसरी जगह से अपना अकाउंट एक्सेस करता हूँ तो मैं जीमेल आईडी पासवर्ड भी डाल देता हूँ, यानी ऐसा भी हो सकता है ईमेल आईडी पासवर्ड तो लीक हो सकता है। तो लेकिन उसके बाद भी जब मैं ईमेल आईडी पासवर्ड डालता हूँ तो मुझे वहाँ एक्सेस नहीं मिलता। वो कहता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कोड भेजा गया है, वो आप डालें। तो वो जब मैं डालता हूँ तो फिर मुझे एक्सेस मिलता है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन यही एक चीज़ है जो आपकी सिक्योरिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए आपको 2 स्टेप लगाने पड़ते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हो तब भी आपको एक्सेस नहीं मिलता। उसके बाद फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पे आपको एक कोड मिलता है। जब आप वो कोड डालते हो तो जाके आपको एक्सेस मिलता है। तो दिस इज 1 स्टेप एंड दिस इज सेकेंड स्टेप, जिसको आप पूरा करने के बाद एक्सेस हासिल कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? ये Yes, जो sir. There's like another way, like in nowadays, like Windows 11, there like it asks like if you want to put a password, you can either put your like your use Windows login password, or you can put like your Gmail password. जीमेल पासवर्ड तो वो करता है ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें। समटाइम्स वो यू भी यूज कर रहा होता है, वो तुम्हारे कौन से होते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस, समटाइम ये भी ले लेता है वो कि आपने आईडी पासवर्ड डाल दिया तो वो आगे एक्सेस नहीं करेगा। वो बोलेगा कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो ऐसा भी होता है। तो जो कहानी लिखी हुई है वो यही है जो मैंने नीचे बयान किया। ठीक है, तो ये है यूजर 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसमें जो यूजर होता है वो 2 दफा अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करता है। ये कहाँ यूज कर सकते हो? डेबिट कार्ड वगैरह में यूज कर सकते हो, पेमेंट मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हो, डिवाइसेस में लॉगिन होने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आगे जाते हैं। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट के बीच में पता नहीं क्यों डाला, मुझे समझ में नहीं आया। इस चैप्टर के बीच में अचानक से ये बात डाल दी। हालांकि ये सीधा सीधा इसमें 2 या 3 पॉइंट हैं। आप सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करते हो? टू फिक्स द बग्स एंड पैच करना कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी हो सिस्टम में। है ना, ऐसा होता है यानी सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, सिस्टम को अप टू डेट रखने के लिए। ठीक है, और इंस्टॉल करने की, हाँ जी रिपीट करो दोबारा। मतलब जो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज है वो इंस्टॉल करवाने के लिए, तो जो कह रहा ना सिस्टम। रिमूवल ऑफ बग, आपने ये बता दिया। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यू फीचर, नई थीम आ रही है, या पीछे जो सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे, ये करते हो। इवन आप जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो इसलिए भी करते हो कि जो आपका मेलवेयर वगैरह एंटी मेलवेयर वगैरह है वो भी तो अपडेट हो। क्योंकि रोजाना नई नए वायरसेस आते हैं हर डे। हर मतलब हर डे भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा हर नेक्स्ट इंस्टेंट पे एक नया वायरस इजाद होता है। अगर आप सिक्योरिटी अपडेट नहीं करोगे तो फिर आप उस नए वायरस की डेफिनेशन से आप मतलब वो नहीं रहोगे, क्या कह सकते हैं उसको, क्या अवेयर नहीं रह सकोगे। तो फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स रखनी पड़ती हैं। हालांकि इससे रिलेटेड अब तक कहीं सवाल नहीं आया है, बट अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो कि वाई यू शुड मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट। इसलिए कि आप रिमूवल ऑफ बग्स कर सको, नंबर 1। आप एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स कर सको, नंबर 2। और नंबर 3 ये हो जाएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो अबाउट न्यू वायरसेस। सो योर न्यू वायरस अपडेट्स आर अवेलेबल। आपके पास अगर कोई नया वायरस आ रहा है तो उसकी अपडेट अवेलेबल हो। तो ये उसकी वजह होती है। ये ऑटोमेटिक अपडेट में बस यही चीज़ है। ठीक है, तो अमूमन ये जो
हाँ सर जी इसमें एक उन्होंने डिसएडवांटेजेस का भी समझाया हुआ है, द पोटेंशियल फॉर अपडेट्स टू डिस्टरप्ट योर डिवाइस फॉलोइंग इंस्टॉलेशन, इसका मतलब क्या है? जब आपकी अपडेट आती है तो उस वक्त आप डिवाइस यूज नहीं कर पाते। ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे याद दिलाया कि जब आपकी अपडेट हो रही होती है, आपने देखा होगा ना, जब आपका मोबाइल अपडेट होता है तो वो कहता है आपको ना बंद करना है मोबाइल, आपका चार्ज भी होना चाहिए और आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। जब सिस्टम अपडेट आती है अमूमन, तो फिर आपकी वो दूसरी एप्लीकेशंस नहीं चलने देता वो। आती है बात समझ में? जी कह रहा है ना यहाँ पे कि इसका नुकसान क्या है। द ओनली डाउन साइड वो ये कि अगर यानी ऐसा है कि आप अगर कोई अहम इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, ठीक है, आपको ईमेल करनी है बॉस को, मोबाइल पे आप कोई अहम काम कर रहे थे, और अचानक से रात 2 बज के आप 2 बज गए और आपकी अपडेट आ गई, और वो अपडेट पीछे बैकग्राउंड में चलनी शुरू हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, आप डिस्टर्ब हो गए। आपने देखा होगा ना, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते करते रात 2 बजे आपकी अपडेट आती है तो आप मैसेज करते करते आप मैसेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो तब तक उसको क्या कर रहा होता है, बैकअप बना रहा होता है। देखा ये, जब बैकअप बना रहा होता है फिर वो आप कुछ लिखने नहीं देता, जी है ना। ये वो चीज़ है। सर हाँ जी। एक चीज होती है उसको बोलते हैं एक्टिव आवर्स। बेसिकली उसमें तब ये होता है कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर डिवाइस ऑन है और उसमें एक्टिव आवर्स आ गए तो उसमें उसी वक्त अपडेट या बैकअप कर रहे होंगे। तो लेट्स फॉर इंस्टेंस हम व्हाट्सएप के बारे में बात करते हैं। मैंने अपना बैकअप ऑफ किया हुआ है, लेकिन मेरे फादर जो है उनका मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप में बैकअप जो होता है वो होता है 2 से लेकर 4 बजे के दरमियान रात के। उसका कोई सही। मोबाइल यूज नहीं कर रहा होता। लेकिन फॉर इंस्टेंस लेट्स से कोई यूज वो उस वक्त यूज करना चाहे थे, वो जाके एक्टिव आवर्स पे चेंज कर देंगे 4 से 6 पे, बाद में वापस से लाइक उस तरह कर सकते आप हैं चेंज ताकि कर आपका सकते। काम जो है वो इंटरप्ट ना हो। वो तो कर सकते हो, बट ये कि हर आदमी तो इसको नहीं रोक सकता ना, बच सकता। लाइफ में यानी 10 काम कर रहे हो तो आप, तो आपको समटाइम याद रहता है, समटाइम नहीं रहता। मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ आपको। यस आई एग्री। हाँ मतलब ये तो तुम कह रहे हो वो तो सही बात है, मैं 2 के बजाय उसको 5 से 6 कर दूं, 6 से 7 कर दूं, मेरा जो एक्टिव आवर नहीं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि भाई वो जो मैंने रखा है अपडेट का टाइम, उसी टाइम पे मुझे कुछ काम पड़ गया, ठीक है ना। अब मुझे व्हाट्सएप पे किसी को कॉल करनी है, मैं कॉल करने ही जा रहा था तो मेरी चैट जो है वो बैकअप होनी शुरू हो गई। अब मैं बैठा हूं इंतजार में कि भाई वो जब खत्म होगा तो मुझे कॉल कर पाऊंगा। वहां तो मसला आ गया ना मेरे लिए। तो वो यही बात यस बता, सर। डाउन डाउन साइड यही हो जाती है भाई, कि अगर जब वो उसका पैच चलता है तो उस पैच के चलने पर फिर आप अपना जो रेगुलर रूटीन वर्क है वो नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों, ये इसकी डाउन साइड वाली बात थी, ये हो गई। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सर पैचेस को डिफाइन कर देंगे? इसको पैचेस। पैचेस तो सिंपल क्या है, पैचेस ये होता है कि पैच इस तरह से कह सकते हो कि एक जो बैच होगा ना, बैच का मतलब नंबर ऑफ फाइल्स विच आर अपडेटेड, तो उसको वो एक पैच का नाम दे देते हैं। आपके सॉफ्टवेयर जो पीछे चल रहे हैं, 6 8 10 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन 8 या 10 सॉफ्टवेयर में अपडेट आई है उन सबके सबकी, तो वो उसको एक पैच बना के भेजता है, अलग अलग नहीं करके भेजता। तो वो ये कहता है कि वो फिर एक साथ ही चलते हैं। ठीक है। ओके थैंक यू सर। अनदर पैच से मुराद ये है कि यानी 6 सॉफ्टवेयर थे आपके, उनकी अपडेट आई तो वो एक पैच बन के आ जाएगा, और वो एक साथ ही चलेगा ना, मतलब अलग अलग नहीं बोलेगा। वो एक बार चलना शुरू होगा 1 से लेकर 100 तक होगा, और कहेगा भाई आपके सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। ऐसा ही है ना। तो अब यही है कि फिर अगर आप एक पैच चल गया, अब आप नेक्स्ट डे पे जाओगे तो आपके पास नया पैच आ जाएगा। तो यहाँ उसने यही एग्जाम्पल बताई है जो नॉर्मल सिनारियो में होता है। जब भी अपडेट होगी तो सबसे पहले तो बोलेगा भाई मोबाइल चार्ज है या नहीं है। इट्स एन अपडेट बैच बेसिकली, बिल्कुल ऐसे। यूजर इंश्योर डिवाइस इज रिचार्ज, वो इज चार्ज, हाँ भाई डिवाइस चार्ज है। तो फिर इंस्टॉलेशन शुरू होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट स्केड्यूल फॉर ऑटो अपडेट 3 बजे आपके सिस्टम को अपडेट होना है, इंस्टॉलेशन शुरू हुई। नीड टू रिबूट डिवाइस, यस अगर ऐसा है तो वो कहता है वार्निंग रिबूट विल अकर इन 10 मिनट, तो आ रहा होता है कि भाई खुद से रिबूट होना शुरू हो जाएगा। आ गया। यस अगर ऐसा हुआ तो रिबूट हो गई, अगर नहीं है तो सिस्टम 10 मिनट वेट करेगा, ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा और अपडेट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ये कहानी बताइए, ये आया नहीं अब तक, बट दैट कुड बी आस्क। तो ये जरा डायग्राम की तस्वीरें सिर्फ खींच लो। तो ये है, अच्छा ये अगर आएगा ना तो ये ऐसा आएगा कि इसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो अलग लिखे हुए होंगे राइट साइड पे, और ये सब खाली डब्बा पड़ा हुआ होगा, आपको उठा उठा के डालना होगा। तो इसके लिए आपको बस स्टेप जरूर याद रखे होंगे कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई डिवाइस चार्ज है या नहीं है। अगर है तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाए,
ठीक है, ये 2 डब्बे। एक बात याद रखना कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, तो उसको उठा के डिसीजन बॉक्स में डाल दिया करो। ये आ सकता है जी, मैं सब सवाल पूछो। कोई सवाल है मतलब? सर ये ऑटोमेटिक थोड़ा हमारी आवाज में ये क्या कह रहे हो? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। मुझे आवाज सही नहीं आ रही, टेक्स्ट लिख दो। सर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सब हुआ है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट, तुम टेक्स्ट लिखो जरा मुझे, मैं वहां से देख के बता देता हूँ। तो ये जो है ना, ये आप जरूर जो है वो समझ लेना थोड़ा, ताकि आपको जो है ना वो, अगर इस तरह से आ जाए तो आपके लिखने में आसानी हो। आगे बढ़ जाऊं बच्चों, समझ में आ रही है यहाँ तक बातें सारी? आवाज पहुंच रही है, समझ में आ रहा है, यस नो? यस सर। यस सर। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये यस सर, स्निपेट। टैप रिकॉर्डिंग। है कि ये सारा, ये पूरी जो कहानी है रिपीटेड है ना। अगर आपको कोई ईमेल कर रहा है, फिशिंग हो रही है, तो आप स्पेलिंग चेक करो, ईमेल लिंक चेक करो कि वो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। उसने अमेजोन एक जेड के बजाय 2 जेड तो नहीं डाले। ईमेल की टोन चेक करो, कहीं जल्दी में तो नहीं है, ठीक है, कहीं इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर रहा। तो ये पता नहीं उसने खामा कहीं रिपीटेशन क्यों डाली हुई है। हाँ, ये चीज़ें पूछ सकता है कि जब आप फिशिंग की तरफ जाते हो या फिशिंग को देखते हो, तो आप ये देखते हो कि द ईमेल एड्रेस इटसेल्फ, कि नो लेजिटिमेट कंपनी विल यूज एन ईमेल एड्रेस सच एज @gmail। तो आपने ये देखना है कि केयरफुली चेक द पार्ट ऑफ द एड्रेस आफ्टर द सिंबल, ठीक है ना। यानी कंपनी का जो ईमेल एड्रेस होता है ना, वो हमेशा ऐसे होगा, @amazon.com। वो ये कहना चाह रहे हैं, कंपनी का जो होगा वो हमेशा अपना नाम रखेगा, कंपनी अपना डोमेन अलग खरीदती है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, @daraz.com.pk। एक बात ये देखनी है आपने। अच्छा, दूसरा, कि टोन ऑफ द ईमेल चेक करो कि कहीं स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स वो ऐसे तो नहीं है कि जो थ्रेटनिंग लगाए हो आप कहते हैं कि जैसे ये पेपाल का ही मैसेज है, तो इसमें आपको 10 एरर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे एक तो सबसे पहले इसका ये ईमेल एड्रेस ये गलत है, कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट ये गलत है, यहाँ पे कस्टमर के बाद कॉमा नहीं डालना ये गलत है, ये सर गलत। कस्टमर की जगह नाम लिखा हुआ होता है। कहाँ पे? डियर कस्टमर नहीं लिखा होता है, डियर जो भी है वो लिखा हुआ होता है। चलो, ये भी कह सकते हैं, वी नीड यू हेल्प है, वी नीड योर हेल्प है, रिजॉल्व एन इशू विद दिस अकाउंट, resolve, have to resolve issue with this account, प्रॉब्लम्स। we have temporarily stopped, we have temporarily suspended। तो इस तरह से करके आ सकता है। शायद कोई ऐसा सवाल दे दे, वो दिया नहीं है बट ये दिया जा सकता है, अच्छा सवाल हो सकता है कि उसमें वो आपको कुछ कॉमन तरह की गलतियां करके कह दे कि भाई इसमें से गलतियां निकालो। तो ये होपफुली आसान सवाल होगा, ग्रामर आप लोगों की इतनी बुरी होगी नहीं, और बाकी तो एड्रेसेस की गलती पकड़ सकते हो, सब्जेक्ट में गलती पकड़ सकते हो, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो एरर्स हैं वो क्या क्या है। Did you find the errors? All email look official, but there are many clues it didn't come from legitimate company। जैसे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल एरर है, डोमेन नेम जो है ईमेल एड्रेस का वो चेंज है, और क्लिक इन द लॉगिन ये खुद एक जो है गलत इस तरह से नहीं होता, हेयर बॉक्स वाला, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। डोमेन नेम की मिस स्पेलिंग अगर आपको नज़र आ जाए कि यहाँ देख सकते हो गूगल के बजाय GOUGLE, अमेजोन, ठीक है, ये सब आ जाएगा, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग्स में आ जाता है। तो अमेजोन नहीं होता, इट्स AMAZON, अमेजोन, ये आ जाएगा। हाँ, ये एक छोटी सी एक डेफिनेशन जरूर लिख लो, टाइपो स्क्वाडिंग, जिसमें वो ये कहता है कि नेम क्लोज टू जेन्युइन नेम्स आर यूज टू फूल यू। ये आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा कि अगर आप कोई बिस्किट चॉकलेट खरीदते हो, तो जो आप बिस्किट चॉकलेट ले रहे हो उसी का एग्जैक्टली रैपर वैसे ही होता है, लेकिन उसका नाम जो होता है वो चेंज होता है। जैसे मैंने देखा एक सुपर बिस्किट पाकिस्तान में चलता है, तो SOOPER है, तो मैंने देखा कहीं एग्जैक्टली वही रेड रैपिंग में सब कुछ था, वो उठा के देखा,
तो वो शायद SUPPER या SUPER के नाम से था। तो वो चीज़ टाइपो स्क्वेडिंग होती है, उसके अंदर ये होता है कि हर यूजर जो है, अब जाए कोई ब्रांड जो बनता है ना, ब्रांड बनने के बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसी हो जाती है कि वो बस अपने कलर से पहचान लेते हैं लोग उसको, वही कलर रखा हुआ है, वही रैपर होगा, वही पैकेट होगा। जब वो उसको खोल के खा के देखते हैं, उनको थोड़ा सा जायका मुख्तलिफ महसूस होता है, और वो रैपर पे देखते हैं तो पता चलता है कि भाई वो सुपर बिस्किट नहीं था, वो कुछ और वाला सुपर बिस्किट था। तो इसी तरह वो कह रहा है टाइपो स्क्वेडिंग में अगर आप देखो तो क्या भी रहा है कि देखो गूगल जो है वो गूगल में GOUGLE लिखा हुआ है, अमेजोन में AMOZON लिखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड टाइपो स्क्वेडिंग। बच्चे समझ में आती है ये बात? ठीक है, यस थक तो नहीं गए भाई सब, जाग रहे हैं? यस सर। Yes, sir. आज आज ज्यादा हो गया, 2:30 से लेकर 5 बज गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी सस्पिशियस लिंक ये सब चीजें तो हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इधर इस तरह इस पे क्लिक करने के लिए जाते हो ना, तो आपको ना ऐसा कुछ URL मिलता है। ये URL हमेशा फेक होते हैं, क्योंकि देख दायरे ये आपको कुछ जो बता रहे हैं ना, बिलिंग और ये सब करके, तो आप अगर इस तरह कभी भी कोई बटन दिया जाए और उस पर क्लिक करो, और अगर इस तरह का बहुत सारा आपको एक रेफरेंस वो मिल रहा है, URL मिल रहा है, तो वो हमेशा एग्जाम्पल होता है अबाउट के ये कोई सही जो है वो लेजिटिमेट ईमेल नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स ये भी एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एड्रेस फ्रॉम TK Maxx अगर कोई कंपनी है तो कह रहे कंपनी ऑनलाइन पेमेंट लेती है तो उसमें HTTP लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, ये गलती है इसकी, है ना। और स्पेलिंग ऑफ द कंपनी इज इनकरेक्ट, TK Maxx MAXX या MAX लिखा हुआ है, और .com दे आर द लार्ज कंपनी। तो TKMaxx.co.in लिखा हुआ है, तो उसके बजाय .com होना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी। ये इसका एक एरर हो सकता है। अच्छा जी, फायरवॉल और प्रॉक्सी प्राइवेसी सेटिंग SSL, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में करने पे ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके साथ फाइल हैंडलिंग भी हो जाएगा। तो वेनेसडे को होपफुली तुम्हारा मेरे एंड से जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस 6 को छोड़ के ख़त्म हुआ। हाँ, 6 रह जाएगा, बट ये कि 5 तुम्हारा इंशाल्लाह ये वाला और फाइल हैंडलिंग के साथ जो है वो इंशाल्लाह वेनेसडे को मैं ख़त्म कर दूँगा। फिर 6 रह जाएगा, 6 को इंशाल्लाह ईद से पहले पहले आपको ईद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये देंगे, आपका सिलेबस पूरा खत्म हुआ वो, ताकि फिर हमें ज़्यादा, क्योंकि हमारे पैरेलल पास पेपर सेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, और जो हम वो कर रहे हैं सिनारियो बेस्ड, उसकी क्लास एक बीच में रखूंगा अब मैं। ठीक है ना। तो यानी पैरेलल इसलिए चला रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपके पीछे ना रह जाए, आप लोग पेस के हिसाब से चल रहे हो। 6 आपका मेनली जो है वो रह जाएगा, तो 6 भी इंशाल्लाह इसी यानी ईद से